स्टॉक मार्केट में किस तरह से इन्वेस्ट करें? कोई भी चीज़ जो ट्रेंड हो रही है, जो बहुत से जिसके बारे में बातचीत होने लग गई है, मुझे लगता है वो अब एक पीक पॉइंट पे है। जो एआई वगैरह में यूज़ हो रहा है सिल्वर, जब कोई चीज़ बढ़ रही होती है ना, तो उसके तारीफ़ करने के पॉइंट बहुत सारे आ जाते हैं। लोगों को एसआईपी किस तरह से करनी चाहिए? आपकी इनकम कम है, आप 20,000 30,000 रुपए कमाते हैं, आई विल से कि आपको एसआईपी नहीं करनी चाहिए। लार्ज कैप जो होते हैं म्यूचुअल फंड्स, उसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होती है। लार्ज कैप कंपनी से 50-60 है। में आपने 35 गुने वाले स्टॉक उठाए हैं। मैं बस उस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टर, मैं 30,000 रुपए डाले थे, वो 11-12 लाख रुपए हो चुके। जय श्री कृष्णा दोस्तों, ज्वेल टॉक्स बाय इशू में आपका स्वागत है। एपिसोड नंबर 3। आज हमारे सामने वन ऑफ द यंगेस्ट रिसर्च एनालिस्ट रोचित सिंह जी हैं। रोचित सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच ईशू जी फॉर थैंक यू, व्हाट अ आपने लवली बुलाया इंट्रोडक्शन। हमें और मौका दिया आप। और आपकी उम्र मैंने पढ़ा था 21 ईयर्स है, और इस उम्र में यंगेस्ट रिसर्च एनालिस्ट ऑफ सेबी, कैसा लगता है सर? सर, अब देखा जाए तो क्योंकि हम काम कर रहे हैं बहुत टाइम से, मैं सेबी लाइसेंस क्यों हो गया। आई स्टार्टेड जब इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, जब मैं 15-16 साल का था, क्लास 11th में मैंने स्टार्ट करा था। खुद से करा, फिर मैंने लोगों को सिखाना शुरू करा, और जब लोगों को सिखाना शुरू करा, जब आप स्टॉक्स के बारे में बातचीत करते हो तो इट इज़ रिक्वायर्ड कि आपके पास एक सेबी का लाइसेंस हो, वरना वो इलीगल एडवाइजरी में आ जाता है। ताकि चीज़ें लीगल हो जाए मेरे लिए, एंड उसके लिए फिर मैंने ये लाइसेंस लिया है। एंड ऑफ कोर्स एक सेंस ऑफ क्रेडिबिलिटी ऐड करता है कि आप एक रजिस्टर्ड एंटिटी हो, कि मैं आपको एडवाइजरी प्रोवाइड कर सकता हूँ या फिर मैं स्टॉक्स की बातचीत कर सकता हूँ। तो अभी काफ़ी अच्छा लगता है। एंड ऑफ कोर्स देयर आर सब कंप्लायंसेस जो मुझे फॉलो करने होते हैं, बट मुझे लगता है कि यू हैव टू लीव, कि भाई जो आप काम कर रहे थे पहले, अब ये बेटर चीज़ है। थोड़ा सा चैलेंजिंग है अभी, बट मुझे लगता है इट वाज वेरी मच नीडेड फॉर माय पर्सनल ग्रोथ। वेरी गुड सर। सर, 21 साल की उम्र में स्टॉक मार्केट के बादशाह हो गए हो। और चलो, अब स्टॉक मार्केट की आजकल 2025 में इतनी बातें हुई हैं, और अब हम 2026 में आ गए हैं। तो यंग ऑडियंस हमें देख रही है। सर, स्टॉक मार्केट में किस तरह से इन्वेस्ट करें, क्योंकि निफ्टी हाई पे चल रहा है और पोर्टफोलियो लो पे चल रहा है। तो लोगों को समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से इन्वेस्ट किया जाए। और गोल्ड और सिल्वर तो अलग ही चल रहा है। तो थोड़ा स्टॉक के बारे में बताइए, लोगों को कैसे मतलब रीच करना चाहिए स्टॉक पे। सो एक मैं हमेशा बात बोलता हूँ कि अगर मेरे स्टॉक का चर्चा हो गया तो मेरा खर्चा हो गया। सो कोई भी चीज़ जो ट्रेंड हो रही है, जो बहुत से जिसके बारे में बातचीत होने लग गई है, मुझे लगता है वो अब एक पीक पॉइंट पे है। फॉर एग्जांपल अगर आप इक्विटी मार्केट्स की बात करें, तो 2020 क्रैश के बाद, कोविड के बाद मार्केट बहुत अच्छे बुल रन के अंदर आया। 2021, 22, 23 सब स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे थे। उस टाइम पे गोल्ड, सिल्वर लोग बोलते थे कि ये तो सेफ एसेट्स हैं, है ना? ये तो एफडी के बराबर रिटर्न देंगे, इसमें तब पैसा डालना जब 10% लगाओ, 5% लगाओ, बाकी इक्विटी मार्केट में रखो। अभी हम 2025 में खत्म होने वाला है, 26 में आ चुके हैं। अब इसका ऑपोजिट हो चुका है। लोग बोल रहे हैं कि भाई गोल्ड, सिल्वर बहुत अच्छा है, इक्विटी मार्केट इज़ नॉट गुड, और इक्विटी मार्केट ने लास्ट 1.5 साल 1 साल के अंदर ना के बराबर रिटर्न दिए हैं, और लोगों का पैसा भी नहीं बना है। बट आई फील ये जो अभी साल है 2025-26, ये इन्वेस्टर्स का पेशेंस चेक कर रहा है। जो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टेड नहीं है, आई फील इट इज़ अ वेरी गुड टाइम टू बी इन इक्विटी। एंड गोल्ड, सिल्वर अगर आपने पहले खरीद रखा था, इट इज़ वेरी गुड। बट इस पॉइंट पे अगर आप बड़ी पोजीशन बनाना चाहते हैं, ऑफ कोर्स इफ यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, एसआईपी मोड से कर रहे हो, या फिर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हो, देन इट इज़ डिफरेंट थिंग। बट एक बड़ी वॉल्यूम में ले लेना या बड़ी क्वांटिटी में गोल्ड सिल्वर बाय कर लेना, मुझे लगता है वो थोड़ा सा रश्ड डिसीजन होगा। और जाहिर सी बात है, जब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो, आप ये देखते हो कि आपका रिस्क कितना है। कि यहाँ से अगर सिल्वर अभी जहाँ पे खड़ा हुआ है 2,20,000, हर दिन तो प्राइस चेंज हो जाता है शायद। सर, जब 2,40,000 हो गए हम जब बैठे हुए हैं आज। हाँ, अभी हो सकता है जब पॉडकास्ट, अब जैसे आज पॉडकास्ट शूट हो रहा है, 1 हफ्ता लगेगा इसके रेटिंग में, हो सकता है वो 2.5 लाख हो गया हो, हाँ, 270 हो गया हो, हाँ। या ये भी हो सकता है 2 लाख के लेवल पे बिल्कुल, वापस आ गया बिल्कुल, हो। बिल्कुल। तो रिस्क अभी जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा हो चुका है, तो मुझे हुँ। लगता है कि जो इन्वेस्टर्स सेफली इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने पैसे को फॉर लॉन्ग टर्म, तो इट इज़ नॉट मेरे ख्याल से द बेस्ट टाइम। एंड ऑफ कोर्स आई कैन बी रॉन्ग, क्योंकि मुझे जब चांदी 1.5 लाख हुई थी तब भी मुझे महंगी लग रही थी, और अभी 2,40,000 आ गई है, तब भी मुझे और ज़्यादा महंगी लग रही है। मुझे लगता है लोग सही कहते हैं, जब शोर मचने लग जाए किसी चीज़ का, तो वहाँ बेच के निकल जाना चाहिए। और जब लोग बेचना शुरू कर दें, वहाँ खरीदना शुरू कर देना चाहिए। 100%। तो अभी बात जहाँ बुलियन की हो रही है, मुझे लगता है अब टाइम आ चुका है कि शायद ये और ज़्यादा ना बढ़े, या फिर अगर बढ़े भी तो रिस्क बहुत ज़्यादा है ना, मैं क्यों एंट्री लूँ कि इतना महंगा है।
सर 2000 में चाँदी $48 थी, क्रैश हुआ, वो $16-17 आ गई शायद। 2011 में फिर $48-49 पर आउंस, जो मैं बात कर रहा हूँ, थी। तब 2011 की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो डॉलर मेरे ख्याल से ₹44-46 था। तो शायद अभी बढ़ी हुई इतनी दिख भी इसलिए रही है क्योंकि अब $90 पे खड़े हैं हम। और चाँदी 48-49 से अभी $70-72 आई है। तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि यहाँ से दोबारा से वो 2011 और 2000 वाला क्रैश मार दे। क्योंकि अभी शायद इंडस्ट्रियल पर्पज़ की वज़ह से भी यूज़ आ रही है। और मैंने सुना है जो एआई वग़ैरह में यूज़ हो रहा है सिल्वर, अब उसका ना अल्टरनेटिव यूज़ मतलब देख रहे हैं, क्योंकि सिल्वर अब उनके लिए कॉस्टिंग महँगी होती जा रही है। तो वो कॉपर या उस तरह की चीज़ देख रहे हैं कि वो सिल्वर को शिफ्ट कर सकें मेटल को कोई और चीज़ के थ्रू, क्योंकि ये रिएक्टिव मेटल के थ्रू यूज़ होता है। तो मुझे लगता है कि चाँदी कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ से कुछ अच्छी करेक्शन भी आ जाए। अब इशू जी मेरा क्या मानना है कि जब कोई चीज़ बढ़ रही होती है ना, तो उसके तारीफ़ करने के पॉइंट बहुत सारे आ जाते हैं। अब जैसे अभी सिल्वर बढ़ रहा है, तो उसकी तारीफ़ करने वाले पॉइंट बहुत ज़्यादा हैं कि इंडस्ट्रियल यूसेज है, इस वजह से उसका है, सप्लाई लिमिटेड है, फिज़िकल बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, अभी सैमसंग कुछ करने वाला है बिल्कुल। एंड देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। बट अभी जब गिरने लगेगा ना, तो कोई बात नहीं करेगा इसके बारे में। मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। अभी 2022 के अंदर रैली स्टार्ट हुई थी पीएसयू स्टॉक्स की। आरवीएनएल, आईआरएफसी, ये वही स्टॉक है जिनके बारे में कोई बात नहीं करता था। बट ये जब भागना स्टार्ट हुए, हर इंसान बोल रहा था कि रेलवे का ही तो फ्यूचर है। इतनी ज़्यादा ऑर्डर बुक हो चुकी है। अभी ये यहाँ रेल लाइन बिछाएँगे, अभी ये करेंगे, अभी एनएचपीसी का स्टॉक ये करने वाला है, यहाँ प्लांट लगाएगा, वहाँ प्लांट लगाएगा। बिकॉज़ इट इज़ ग्रोइंग। अब जो लोग इन्वेस्टेड हैं या जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको कुछ पॉइंटर्स चाहिए ना कि इस वजह से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो वो अच्छी अच्छाइयाँ निकाल ली जाती हैं इन्वेस्ट करने के लिए। बट आज सेम कंपनीज़ हैं। आज उनका स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं कर रहा। सेम वाज़ विद ईवी सेक्टर्स, एक टाइम पे टाटा मोटर्स इतना चला। बहुत। सर मैं तो खुद भोगी हूँ गवर्नमेंट शेयर का। मैंने हाई पे खरीदा है बिल्कुल, और उस वक़्त मैं सबको बोलता था भाई ले लो, अब तो गवर्नमेंट हमारी इतनी मजबूत है, अब देखो ये हो जाएगा यहाँ से 3 गुना, 4 गुना। अब 1 डेढ़ साल, 2 साल हो गया शायद जो लिया 500 था वहाँ। 500 नई ट्रेन्स आने वाली हैं, वो हाँ, तो हर बहुत तरीके की ऐसा न्यूज़ होता है आती है। यहाँ। तो और यही कुछ न्यूज़ आती भी है, कुछ न्यूज़ लाई जाती है ताकि लोग खरीदें, रिटेल लोग खरीदें। तो इतना ज़्यादा ना फ़ोकस नहीं करना चाहिए एंड ज़ाहिर-सी बात है कि जो चीज़ सस्ती आपको लगती है अंडर वैल्यूड, मतलब मैं हमेशा से एक कन्वेंशनल इन्वेस्टर रहा हूँ। मैं मुझे मतलब मैं उन चीज़ों को चेज़ नहीं करता हूँ जो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी भाग चुकी होती हैं। आई ऑलवेज़ लुक फॉर अंडर वैल्यूड थिंग्स। और क्योंकि मार्केट हमेशा यहाँ रहेगा, आप कितने लंबे टाइम तक टिके रहोगे, उस पे है। अगर मैं 30 साल तक टिका रह गया, तो आई विल डेफिनिटली मेक मनी। लोगों को एसआईपी किस तरह से करनी चाहिए कि वो डाइवर्सिफ़ाई किस तरह से करें? मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप किस तरह से करें? अगर आपकी इनकम कम है, आप 20,000 30,000 रुपए कमाते हैं, आई विल से कि आपको एसआईपी नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट मेक श्योर कि आपके पास एक अच्छी खासी डिस्पोजेबल इनकम है, जो आपके पास बचते हैं। ठीक है? आपने अपने सारे खर्चे निकाले और उसके बाद आपके पास एक एक्स अमाउंट बचता है, जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। अगर आपके पास वो एक्स अमाउंट नहीं बचता है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अपने एक्सपेंसेस को कट करो, कि भाई ऑटो रिक्शा से जाओ इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम कैब, तो ये वाली चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपना इनकम लेवल बढ़ाने के लिए ट्राई करो कि कैसे बढ़ सकती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता चला कि लेट्स से मैं अभी जो मेरी डिग्री है, इसके बाद मुझे कोडिंग सीखनी चाहिए या फिर मुझे एमबीए कर लेना चाहिए, तो मेरी इनकम यहाँ से मेबी 40% या 100% बढ़ सकती है, या फिर अगर मैं एआई सीख लूँ, तो मेरी एक इनकम लेवल बढ़ सकती है। 10 चीज़ें हैं आपके प्रोफ़ेशन में, आपको पता होगा क्या करके मैं खुद को अपस्किल कर सकता हूँ। तो फर्स्ट अगर आप उस साइज़ में आते हो जहाँ पे आपकी इनकम लेवल कम है, आप खुद में इन्वेस्ट करो, मे बी बाय अ कोर्स या फिर टाइम दो, पैसे लगाओ, जो भी चीज़ें। एक बार आप उस इनकम लेवल पे पहुँच जाते हो जहाँ पे आपके पास पैसा है 30-40% ऑफ योर मंथली इनकम जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तब आपको एसआईपी स्टार्ट करनी चाहिए। बिकॉज़ आई नो पीपल जो महीने की 1000-2000 रुपए की एसआईपी करते हैं एंड दे हैव रीच्ड नोवेयर। बट मैं ऐसे लोगों से भी मिलता हूँ जो महीने का लाखों कमाते हैं एंड उन्हें ये भी नहीं पता है कि उनकी एसआईपी कौन से म्यूचुअल फंड में जाती है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है तो दे कैन हायर एक्सपर्ट, एक रिटेनर पे, कि आप बताओ कहाँ डालूं। आप मुझे एडजस्टिंग कराते रहो कि कहाँ कहाँ कितना कितना डालना है, उन्हें खुद भी नहीं आइडिया कि कहाँ जाता है। बट दे नो कि इतना टका का रिटर्न आया है, वैसे बोलते हैं कि लास्ट 1 साल में इतना टका का रिटर्न है। कौन से म्यूचुअल फंड में नहीं पता, वो एक बंदा है वो देखता है मेरा।
तो वो लोग हमेशा ज़्यादा पैसे बना लेते हैं ज़्यादा, क्योंकि उनका इनकम लेवल बहुत बड़ा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर एसआईपी करना चाहते हैं, मेक श्योर करो कि भाई आप ज़्यादा पैसे कमा रहे हो। उसके बाद एसआईपी कहाँ करनी है, आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, फ्लेक्सी कैप में कर सकते हो, स्मॉल कैप में कर सर सकते हो। बीइंग आरए आप तो नाम भी ले सकते हो। लार्ज कैप के 3 टॉप 3 लार्ज बता दो सर। ठीक है, तो टॉप 2 हुँ, फ्लेक्सी कैप फंड आर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। लार्ज कैप में एक निप्पॉन का लार्ज कैप फंड है विच इज़ वेरी गुड। मिड कैप कैटेगरी के अंदर मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है, निप्पॉन का भी मिड कैप फंड है। स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर एचडीएफसी का एक एचडीएफसी का एक स्मॉल कैप फंड है एंड ऑल्सो निप्पॉन का फंड है। इसके अलावा इन्वेस्को का एक मिड कैप फंड भी है। दीज आर टॉप म्यूचुअल फंड्स। अब अगर आप इसमें से पूछो कौन सा रोचित बेस्ट है, नो वन कैन से, बिकॉज आपका पैसा कौन मैनेज कर रहा है, फंड मैनेजर। आप उसको जज कर सकते हो बेस्ड ऑन इज पास्ट परफॉर्मेंस। तो इसमें से कुछ म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिए हैं, बट आप बिल्कुल गारंटी के साथ नहीं बोल सकते हो कि आगे की भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आपको भी थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क तो रहता ही है, जाहिर सी बात है। एंड इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर ना जब आप 25-30 साल का टाइम फ्रेम लेते हो इन म्यूचुअल फंड्स, लगभग सारे म्यूचुअल फंड बराबर रिटर्न देते हैं। इसमें क्या देखना चाहिए? मतलब लोग जैसे इनको तो पता नहीं ना, वो तो सिर्फ नाम लेके आदमी रिटेल इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है। तो उसमें क्या चीज़ देखनी चाहिए? एनएवी देखनी चाहिए, क्या देखना चाहिए? एनईवी वगैरह नहीं, अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करो, सबसे पहले आप ये देखो कि उसके पास एसेट अंडर मैनेजमेंट कितने हैं। अगर एयूएम कम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट का मतलब है कितना पैसा है उस म्यूचुअल फंड के पास, लोगों ने दिया हुआ है। अगर वो 100, 200, 500, 1000 करोड़ रुपए है, मतलब वो बहुत छोटा फंड है। अगर छोटा फंड है तो वो कभी भी बड़े एक्सपर्ट्स को हायर कर ही नहीं सकता। मतलब अगर 1000 करोड़ रुपए का एयूएम है, तो मेरी इनकम इज अराउंड 1 करोड़ और 2 करोड़ रुपीज ईयर, तो मैं इसमें से कितने एक्सपर्ट्स को हायर कर पाऊंगा? तो छोटे फंड्स को तो आप रहने ही दो। 10,000 करोड़ के ऊपर के जो म्यूचुअल फंड्स हैं, वो एक इन्वेस्टेबल कैटेगरी के अंदर आते हैं, बिकॉज दे हैव फंड, दे हैव मनी, एंड बिकॉज दे हैव मनी दे कैन हायर एक्सपर्ट्स। अब यहाँ पे आप देखो कि जो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करने वाले हो, उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, 4-5 सालों के अंदर कितने परसेंट रिटर्न दिए। फॉर एग्जाम्पल जियो फ्लेक्सी कैप आया, अब ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है। अब ये रिटर्न देगा नहीं देगा, हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि पास्ट हिस्ट्री नहीं है। ऑफ कोर्स एक कन्विक्शन है, जियो का है, ब्लैक रॉक का है, देना चाहिए, दे सकता है। बट देर आर फंड्स जिनकी 5 साल की, 10 साल की हिस्ट्री है। फॉर एग्जाम्पल एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड 1996 में लॉन्च हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2025 आ चुका है, लगभग कितने 20 साल कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। 21% का, 30 साल हो गए। 30 साल हो गया, हुँ, 30, हाँ हुँ, 2025, 30 साल हो गए, 21% का कैगर है। हुँ। तो दिस म्यूचुअल फंड हैज प्रूव्ड कि भाई मैं अच्छा पैसा बना के लॉन्ग देता टर्म हूँ। में उसने पूरा रिटर्न दिखाया। हाँ, 21% इज अ वेरी गुड रिटर्न। तो आज अगर आप उस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो, आपको पता है कि यार ये म्यूचुअल फंड बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता हुआ आया है। उसके बाद तीसरी चीज एक देखनी होती है, एक्सपेंस रेशियो। म्यूचुअल फंड आपसे पैसे चार्ज करता है। अब लोगों को लगता नहीं है, लोगों क्योंकि को पता नहीं चलता। ये पता आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। हाँ, हिडन हिडन टाइप्स होता है ये। हिडन टाइप होता है। अब वो आपके बैंक से नहीं डेबिट होते हैं, जो आपने पैसा लगाया हुआ है उसी में से कट हो जाते हैं। आपको पता इसलिए नहीं चलता है क्योंकि आपका 15% रिटर्न आया साल का, तो उसमें से उन्होंने 0.5% या 0.7% जो भी उनका होता है एक्सपेंस रेशियो, वो माइनस कर लिया। तो आपको मोटा मोटा अंदाजा नहीं लगा कि कितना मगर होता है। हम मतलब ₹1000 लगा रहे हैं, तो अगर 1% है, तो 1% माइनस होने के बाद उस पे पैसे लगेंगे? हाँ, मतलब अगर अब मैंने 1 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड लेट से खरीदा, अब मेरा म्यूचुअल फंड ग्रो होके 1,15,000 रुपए हो जाता है। दे चार्ज ऑन योर इन्वेस्टमेंट। तो 1,15,000 रुपए पे 0.5% वो चार्ज करेंगे। 0.5% मतलब 5,500 रुपए इधर हो गए, मतलब 600-700 रुपए चार्ज करेंगे। तो ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं हुआ। अब जाहिर सी बात है, अगर आपका करोड़ में अमाउंट है तो ये ज़्यादा होगा। बट मुझे लगता है इट इज़ गुड, क्योंकि भाई वो आपको 15% बना के भी तो दे रहे हैं। तो अगर चार्ज कर रहे हैं तो क्या खराब बात है। तो दैट इज गुड, आप देख सकते हो। एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 0.5 से लेकर 0.75 या 0.8% तक ही होना चाहिए म्यूचुअल फंड में। और इतना है तो तीनों चीज़ों के बाद आप इन्वेस्ट कर सकते तो सर जैसे लार्ज कैप जो होते हैं म्यूचुअल फंड्स, उसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होती है। जैसे यूटीआई का लार्ज कैप है, इसलिए ही क्योंकि वो टॉप 50 पे ही लगा के रखते हैं, उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हो। जाहिर सी बात है, अब एक्सपेंस रेशियो का मतलब कि मेरा कितना खर्चा हो रहा है। अब अगर मैंने बोल दिया कि भाई मैं लार्ज कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करूँगा,
लार्ज कैप कंपनीज ही 50-60 है। तो जो फंड मैनेजर है उसके पास ग्रुप ऑफ कंपनीज या फिर जिसको हम बोलेंगे स्टॉक यूनिवर्स ही वो 60-70 कंपनीज का रह गया है। तो उसी के अंदर उसे इन्वेस्ट करना है। तो ज़्यादा रिसर्च के लिए उसे ज़्यादा मैन पावर की नीड नहीं है। बट इफ देयर इज अ फ्लेक्सी कैप फंड जिनको बोला गया है आप स्मॉल में भी कर सकते हो, लार्ज में भी कर सकते हो, मिड में भी कर सकते हो, किसी भी साइज़ की कंपनी में करो। अब उन्हें ज़्यादा रिसर्च के लिए लोग बैठाने पड़ेंगे बिकॉज़ वो एक छोटी कंपनी के अंदर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब रिलायंस आज की डेट में हर चीज़ पब्लिकली अवेलेबल है। रिलायंस ने अगर आज एक कप भी खरीदा है तो उसका भी आप रिकॉर्ड, बिल, हर चीज़ मिल जाएगी आपको पब्लिक डोमेन में कि भाई ये एक्सपेंस ये हुआ था। छोटी कंपनीज़ का नहीं मिलता है। तो वहाँ पे आपकी ज़्यादा मैन पावर जाती है, ज़्यादा टाइम कंज़्यूम होता है। हाँ, आप मीटिंग्स करते हो, मतलब अगर आप छोटी कंपनीज़ में म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं, 1-2 महीने मीटिंग चलती है उनकी मैनेजमेंट से, वो ऑडिट कराते हैं खुद से, अपना खर्चा करके, कि उन्हें ट्रस्ट नहीं है कि आपका जो 50 करोड़ का प्रॉफिट है ये सच है नहीं है। तो वो अपने 5 लोग लेके आएँगे, बोलेंगे कि एक बार इनका क्रॉस वेरीफाई कर लो। अगर है, तब वी विल डिसाइड कि करना है नहीं करना। तो इस लेवल की रिसर्च होती है, इसलिए थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। सर बात करी हमने एसआईपी की, आईपीओ का बबल बहुत चल रहा है। मेरे एक जानने वाले हैं, मतलब 13 जने घर में हैं, 13 में से 8 के पास पैन कार्ड, मतलब वो उनका अकाउंट खुला हुआ है डीमैट, 8 तो वो और उनकी 2 एचयूएफ, 10 से वो आईपीओ भर देते हैं और हर आईपीओ, सर है क्या चक्कर आईपीओ का बबल ये? अब आईपीओ अभी रिसेंटली, अभी कल-परसों की बात है, मैं डिटेल में नहीं पढ़ा बट देयर इज़ अ आईपीओ जिसको एसएमई आईपीओ था, 82 करोड़ रुपीज़ उसको चाहिए थे मार्केट से, लगभग 80 करोड़ रुपए। उसको इश्यू शायद जो सब्सक्रिप्शन हुआ है 25,000 करोड़ रुपीज़ का। इतना ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है आईपीओज़ का, क्यों? क्योंकि उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 80-90% का चल रहा है। और मैं आपको बता दूँ एसएमई के अंदर लगाने के लिए मिनिमम कैपिटल 1.5 लाख रुपए होने चाहिए। कुछ के अंदर 2.5 लाख रुपए भी होता है। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई छोटा बंदा लगा रहा है। मेन बोर्ड के अंदर तो आप लगा सकते हो। तो 1.5 लाख लगा के लोगों ने इतना ज़्यादा उसको ओवर सब्सक्राइब कर दिया कि 25,000 करोड़ में से सिर्फ 80,000 करोड़ रुपए, 80 करोड़ रुपए मिलेगा। इसके 2-3 रीज़न है। अभी क्या हो गया है कि मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो स्टॉक रिटर्न दे नहीं रहे हैं। तो अभी व्हाट इज़ द ईज़ीएस्ट वे टू मेक मनी इन मार्केट, और वो है आईपीओ। आपने सब्सक्राइब करा, एक बढ़िया आईपीओ है, रिसर्च, जिसने रिसर्च करी है मैं उसका बता रहा हूँ, जिसने नहीं करी वो तो फिर हर जगह ही पैसे लूज़ कर सकता है। उसने देखा कि यार ये आईपीओ आ रहा है, कंपनी ठीक-ठाक है। ठीक-ठाक नहीं भी है तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 100% या फिर 50%। मतलब कल को जब ये शेयर लिस्ट होगा, तो ये अच्छे रिटर्न देगा। कोई गारंटी नहीं है बट मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है, 10 में से 8 केसेज़ के अंदर। अब उसने डाला आईपीओ, अगर उसका मिल गया, तो उसका 14,000 रुपए लगाए हैं या 1.5 लाख रुपए लगाए हैं, तो 14 का उसका लेट्स से अगर डबल हुआ तो 28,000 रुपए हो गया या फिर 20,000 रुपए हो गया, 25,000 रुपए हो गया, कुछ प्रॉफ़िट आएगा। नहीं मिला, तो पैसे वापस। तो इट इज़ लाइक अ लॉटरी जिसमें आप लूज़ नहीं कर रहे हो। ये है कि पहले दिन लगाया, चौथे दिन वापसी आ गया। चौथे दिन जो वापसी आ मेरे ख्याल गया। से 4th डे वापस आ जाता है। हाँ, वो मतलब 1 हफ्ते का प्रोसेस एक मान लो, हाँ, अप्लाई करा 1 हफ्ते बाद वो हाँ, बना वापस आ जाएगा। मतलब वो डेबिट ही नहीं होता, लॉक हो जाता है हाँ, आपके लॉक हो अकाउंट के जाता है। वो अंदर। आदमी सोचता है यार 10 लगाई हैं तो 10 में से 1 तो आ ही जाएगी, हाँ, रिटर्न आ ही तो जाएगा। वो एक, बट मुझे लगता है इतना देखो ये सब क्या है, रिटेल लोग ज़्यादा करते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूशंस या बड़े प्लेयर्स को पता है कि इसमें पैसा बनने नहीं वाला। अब अगर मैं रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करूँगा, एचएनआई में तो करूँगा नहीं। अब मैक्सिमम लोग रिटेल में ही करेंगे। 14,000 से ज़्यादा आप अप्लाई करोगे 2-3 लॉट, ओवर सब्सक्राइब आईपीओ तो वैसे भी नहीं मिलने वाला। 1 लॉट मिल जाए तो बड़ी बात है। 1 लॉट भी मिल जाए तो बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि इतना ओवर सब्सक्राइब होते हैं आईपीओज़, मतलब 100 टाइम्स हो गया। हाँ, तो 100 में से 1 को मिलेगा। तो और मिल भी गया तो कितना, मतलब आई विल मेक 7-8,000 रुपीज़। तो मैं तो आईपीओज़ वगैरह अप्लाई ही नहीं करता हूँ ज़्यादा। आपको तो ज़रूरत भी नहीं है, इतनी सी कम उम्र में आपने 35 गुना वाले स्टॉक उठाए हैं। अरे! तो कुछ अपने इंसिडेंट बताइए सर, 35 टाइम्स आपका जो स्टॉक हुआ था हाँ, उसका? सो उसकी स्टोरी मैं बताता हूँ। 2021 के अंदर मैंने ट्रेडिंग वगैरह करी। मुझे उसमें थोड़े बहुत लॉसेस वगैरह हुए, एंड जब आपके लॉसेस होते हैं मार्केट के अंदर तो आप थोड़ा चेंज आता है। आप एक ट्रेडर से इन्वेस्टर बनते हो। तो मैंने भी एक ज़ोन में चला गया कि नहीं मैं तो इन्वेस्ट करूँगा, है ना? उस टाइम हर्षद मेहता आई थी, एंड आई वाज़ इन, मतलब वो हुँ, एज ही ऐसी थी रश। 60 रश वाली कि भाई कुछ तो बड़ा करना है। तो हर्षद हाँ, मेहता का बैकग्राउंड में म्यूज़िक लग रहा है, अच्छी हुँ, कंपनी ढूँढेंगे। हुँ, नया-नया मैंने सीखा कि भाई पी रेशियो देखना चाहिए, ये हुँ। देखना चाहिए। मैंने हर चीज़ सीखी और मैंने एक कंपनी आइडेंटिफ़ाई करी। कंपनी का नाम था बीसीजी, ₹5 का स्टॉक था। बीसीजी। हाँ, ब्राइटकॉम ग्रुप। अब ₹5 का जब स्टॉक है तो होता क्या है, नए इन्वेस्टर को हमेशा सस्ते स्टॉक पसंद आते हैं, तो मुझे भी सस्ता पसंद आया।
तो मैंने भी उसको खरीदा। हर चीज़ अच्छी थी कंपनी के अंदर और वो फिर स्टॉक ₹5 का हो गया 180। 205 का उसने हाई लगाया एंड जैसे कि मैंने बोला, बढ़ते हुए स्टॉक की अच्छी बातें लोग निकाल लेते हैं। तो जब वो स्टॉक ₹200 पे था तो लोग ऐसा बोल रहे थे कि ये 1000 जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि भाई ये काम करते हैं, ये इतना अच्छा काम है, फ्यूचर इसी का है, मार्केटिंग तो करनी ही है ना? पेपर मार्केटिंग तो खत्म ही हो गई है, ऑनलाइन ही तो मार्केटिंग होगी। बट मैंने फिर नोटिस करा कि ज़ाहिर-सी बात है 3500% की रिटर्न कैन नॉट बी नेचुरल, है ना? उसमें मैनिपुलेशन है। फिर मैंने अब क्योंकि मैं उस टाइम कुछ नहीं कर रहा था, मैं बस उस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टर मैं ₹30,000 डाले थे, वो 11-12 लाख रुपए हो चुके हैं। मतलब मैं सुबह सो के उठता था 9:15 पे, मैं बस उसी के लिए अलार्म लगा के रखता था। मैं ऐसे देखता था अपर सर्किट है या लोअर सर्किट। अगर अपर सर्किट है तो ₹50,000 मेरा पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ गई है। ठीक है। तो मैं बस वो देख के और बढ़िया आराम से सोता एग्ज़िट ले लिया था आपने? हाँ, मैंने एग्ज़िट ले लिया था। हाँ, मैंने 205 का हाई लगाया था, 181 पे एग्ज़िट ले लिया था अच्छा। मैंने। और वो भी काफ़ी अब इंसिडेंट क्या हुआ उस स्टोरी में 200 में बड़ा दुःख हो रहा होगा यार, 200 पहुँच गया, हाँ, 200 पहुँच 200 गया, जिस नहीं दिन मैंने लेता। बेचा उसके अगले दिन अपर सर्किट लग गया। हाँ, तो मैंने कहा गलत तो नहीं कर दिया। हाँ। अब मैं बताता हूँ मैंने क्या नोटिस करा। अब क्योंकि मेरे पास सिर्फ़ वही कंपनी में इन्वेस्टेड है ना, मैं पूरे दिन उसके बारे में सोच रहा हूँ। यूट्यूब पे जितनी वीडियोज़ आती थी, मैं उस वीडियो देखता था, वीडियो के नीचे जितने कमेंट होते थे वो पढ़ता था, कमेंट के क्या रिप्लाई है वो पढ़ता था, टेलीग्राम पे क्या डिस्कशन चल रहा है, रेडिट पे क्या डिस्कशन चल रहा है, ट्विटर पे क्या चल रहा है, हर चीज़ तो मुझे पॉज़िटिव्स भी पता है, नेगेटिव्स भी पता है। फिर मैंने देखा कि यार ये इतनी बड़ी कंपनी है, उस टाइम मार्केट कैप होगी 15,000 करोड़ रुपए। मैंने देखा यार इनकी तो ऑफिस की फोटो ही नहीं है यार। एक एक फोटो उनकी पड़ी हुई है पूरे इंटरनेट के अंदर। मैंने कहा इनके 91 एम्प्लॉइज़ हैं लिंक्डइन पे, मैं लिंक्डइन पे गया। मैंने कहा 91 एम्प्लॉइज़! इससे छोटी इनका कॉम्पिटिटर है जिसकी मार्केट कैप 2,000 करोड़ रुपए है, उसके पास 300 एम्प्लॉइज़ हैं। मैंने कहा ट्विटर पे इनके इतने कम फॉलोअर्स हैं और ट्विटर पे ये पोस्ट भी क्या करते हैं मतलब वो मतलब जो इंटर्न लेवल की पोस्ट होती है ना कि मतलब कुछ भी ग्राफिक बना दिया, कुछ भी चिपका दिया, तो मुझे कहीं न कहीं ये लगा कि यार देयर इज़ सम मैनिपुलेशन। प्लस वो क्या कर रहे थे उस टाइम पे बहुत सारी सब्सिडीज़ बाय कर रहे थे। हर महीने कुछ ना कुछ खरीद लेते थे और वो लोग और पंप हो जाते थे उस बात पे कि अरे एक्विजिशन करा और बढ़िया कंपनी हो गई और बढ़िया हो गई। तो बट ज़्यादा कंपनीज़ होती है मतलब यू कैन सर्कुलेट योर मनी। तो मैंने बोला कि मैं मुझे आज भी याद है इट वाज़ 30 दिसंबर इस साल की बात आनी आ ही गया टाइम 2021 मैं रात भर नहीं सोया और मैं थोड़ा काफ़ी बार ना प्रॉब्लम में मैं फ़िल्मी डायलॉग्स मार देता हूँ। मैंने कहा अब ये स्टॉक मुझे सोने नहीं दे रहा है ना, अब मैं इसे बेच दूँगा। मैं पूरी रात ऐसे क्योंकि नहीं सोया, सुबह मार्केट खुला मैंने सारा एग्ज़िट ले लिया। अगले दिन थोड़ा-सा बढ़ा उसके बाद फिर वो गिरता ही गया। आज वो स्टॉक ₹7-8 पे है वापस से। एग्ज़िट भी सर बड़ा मतलब हिम्मत करके लेनी पड़ती है और जब बढ़ता कहते हैं ना स्टॉक मार्केट इज़ द गेम ऑफ रिग्रेट। सस्ता ले लो मतलब जल्दी बेच दो और बढ़ जाए तो दुःख, फिर बेच दो और बढ़ जाए और दुःख, कम बेचो तो दुःख, ज़्यादा बेचो तो दुःख मतलब इसको एक बार आपको जब बेच दिया तो बेच दिया। इस सोच लेना चाहिए कि खत्म। रिग्रेट एक और बात रिग्रेट बताता हूँ, रिग्रेट मैं मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा स्विंग ट्रेडिंग का प्रॉफ़िट मेरा टाटा मोटर्स में हुआ था। मैंने कोविड के टाइम पे टाटा मोटर्स बाय करा था अराउंड 90 या 100 रुपीज़ के आस-पास। ₹80 का लो लगाया था, ₹75 का लो लगाया था टाटा मोटर्स ने उस टाइम पे। इतना सस्ता हो गया था। अब गिरते हुए स्टॉक की बुराइयाँ भी बहुत होती हैं बट मुझे उसमें रिवर्सल पैटर्न कुछ लगा तो आई बॉट इट। 90 से 180 मैंने होल्ड करा उसे और 1-2 महीने में हो गया वो। मैंने ₹180 बेचा एंड आई सेलिब्रेटेड इट कि भाई इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ है। अब वो स्टॉक 180 का ₹1100 का हाई लगा के आया। वही है सर कब मगर एग्ज़िट तो लेनी पड़ेगी ना हाँ, आपको कभी ना कभी। 100%। हाँ, ठीक। मल्टीबैगर की बात हुई है तो रोचित मल्टीबैगर में हम मतलब ऑडियंस को सलाह दीजिए कि उनको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए तो क्या क्या देख के करना चाहिए? क्योंकि मल्टीबैगर एक ऐसी चीज़ हो गई जैसे आपने अभी स्टोरी बताई अपनी, तो लोग एकदम से ना करंट सा हो गया कि यार मल्टीबैगर यार 35 गुना, मगर उसमें डूबता भी बहुत है पैसा। तो थोड़ा-सा मल्टीबैगर के बारे में बताइए? जब आप मल्टी बैगर इन्वेस्टिंग कर रहे हो, आपको पहली बात तो ये खुद को दिलासा देना पड़ेगा कि इट इज़ अ स्लो गेम, मैराथन है ये। ट्रेडिंग इज़ अ स्प्रिंट जहाँ पे आप दौड़े आपको पैसा मिले, ये मैराथन है, इसमें बहुत पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितनी अच्छी कंपनी है, तब भी वो रिटर्न ना दे। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन-सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज़। 2007 से लेकर 2017 तक 10 साल का टाइम फ्रेम है। रिलायंस के रिटर्न्स नेगेटिव हैं। चार्ट पे आप गूगल पे जाके देख लो। कहीं नहीं मूव कर रहा है स्टॉक। ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, एक रेंज के अंदर फँसा हुआ है। और 2017 से लेकर 2025 5 गुना हो गया।
वही कंपनी है रिलायंस, आज भी वही कंपनी है। तो आज अगर आप रिलायंस छोड़ो, कोई भी कंपनी जो आपको अच्छी लगती है, जो आपको लगता है मल्टी बैगर बनने की, आज अगर आपने खरीदा है, हो सकता है 5 साल तक वो ना चले। इस लेवल का आपको पेशेंस होना चाहिए। अगर ये पेशेंस नहीं है आपके अंदर, आपको लगता है आज स्टॉक खरीदा अगले महीने बढ़ जाए, डोंट कम इनटू मल्टी बैगर इन्वेस्टिंग। और उसके बाद आता है कि भाई कौन सा स्टॉक मल्टी बैगर बनेगा। हम जो बात कर रहे हैं, इसमें सर थोड़ा-सा ऐड ऑन करिए पेनी स्टॉक में। लोगों का ध्यान आपकी तरफ अभी पेनी स्टॉक पे है। वो ₹5 देख रहे हैं, आपका 5 का 180। तो थोड़ा-सा पेनी स्टॉक को लेके दे बोलिएगा। देखो पेनी स्टॉक, अगर देखो पेनी, सिर्फ पेनी स्टॉक का पहले मैं मतलब बता देता हूँ। वोडाफोन आइडिया का स्टॉक ₹8 पे है। तो क्या वो पेनी स्टॉक हो गया? द आंसर इज नो। क्योंकि वोडाफोन आइडिया की मार्केट कैप 50,000 करोड़ रुपए की है। तो वो छोटी कंपनी नहीं है। ऑन द अदर हैंड एक दूसरी कंपनी है जिसका स्टॉक प्राइस ₹300 का है, बट उसकी मार्केट कैप 1,000 करोड़ की है। तो वो एक पेनी स्टॉक हुआ। पेनी स्टॉक का मतलब यही, वो कंपनी जो छोटी है आज, या आप उसे पेनी स्टॉक तो इज नॉट अ वेरी करेक्ट वर्ड टू डिस्क्राइब, आप स्मॉल कैप बोलो। कि भाई जो कंपनी आज छोटी है, वो कल को बहुत बड़ी बनी तो मेरा पैसा 10x, 100x, 1000x, 1 लाख x जो भी है वो हो सकता है। तो आपको छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, आपको शेयर प्राइस के पीछे नहीं भागना है। फॉर एग्जाम्पल, एमआरएफ का शेयर भले 1.5 लाख रुपए का हो, बट वो कंपनी साइज में रिलायंस से बहुत ज्यादा छोटी है। 20,000 करोड़ की मार्केट कैप है, कहाँ वो 20 लाख करोड़। तो शेयर के प्राइस से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। होता क्या है, जब आप मार्केट में नए नए आते हो तो आपको थोड़ा सा ये लगता है कि यार 10,000 रुपए हैं तो 10,000 रुपए के 2 शेयर खरीद के पैसा नहीं बनेगा। बट अगर हम 10,000 शेयर खरीद लें किसी कंपनी के 1 रुपए वाले, तो हमारा पैसा बन जाएगा। तो ये अब, और ये सबके साथ होता है। तो इस चीज़ से आपको थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा। पेनी स्टॉक का मतलब छोटी कंपनीज़ हैं, स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं जो कल को चल के बड़ी बनेंगी। आई गेस ये अब डाउट क्लियर हो गया होगा। सर हमने स्टॉक की बात करी, गोल्ड सिल्वर की बात करी, तो रोचित जी लैंड की बात करते हैं। लैंड मतलब मुझे लगता है किंग लैंड ही बनाती है, क्योंकि 2 ही लॉर्ड होते हैं, एक लॉर्ड ऊपर और एक लैंड लॉर्ड। तो थोड़ा-सा लैंड के बारे में बताइए, लैंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, लोगों को क्या देखना चाहिए? अब लैंड से पहले थोड़ा फ्लैट पे बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग फ्लैट्स खरीदते हैं। देखो, अगर आपको गेम समझ में आता है, हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क्स, तो फिर आप करो। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन है कि भाई यहाँ पे क्या रेट चलता है, क्या रेट होना चाहिए, वो खरीदते हैं लॉन्च से पहले। और जब वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है, 10, 15, 20%, 30%, 50% प्रीमियम पे वो बेच के निकल जाते हैं। अगर आप वो कर रहे हो तो वो आपका बिजनेस है। मैंने क्या बोला, वो तो फिर आपका बिजनेस हो गया ना। अब कल को अगर मैं सेकंड हैंड कार्स खरीदूं, उनको महंगे प्राइस पे बेच दूं, तो आप कल को ये थोड़ी बोलोगे सेकंड हैंड कार्स में पैसा है। वो एक बिजनेस हो गया। वो एक्टिवली आप उसमें घुसे हुए हो, हाँ, घुसे हुए नॉट हो। पैसिव एक्टिवली घुसे हुए हो हाँ, आप। तो आप एक्टिवली अगर उसके अंदर काम करो तो फिर वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, दैट इज़ अ बिज़नेस। बिज़नेस इनकम है, और बिल्डर्स की बिज़नेस इनकम ही ट्रेड होती है। आप अगर घर बेचोगे तो आपके लिए कैपिटल गेन है, उनके लिए बिज़नेस इनकम है। तो पहली बात तो वो छोड़ दो भाई कि फ्लैट खरीदना, फ्लैट बेचना। आप किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हो कि आपको एक जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करनी है, 10 साल, 20 साल, 30 साल। जैसे लोग बोलते हैं कि भाई हमारे दादाजी ने प्लॉट नहीं खरीदा, हाईवे वाला खेत खरीद लिया होता। आपके दादाजी ने कहीं तो खरीदा, कुछ बनवाया, आज उसकी वैल्यू है ना कुछ। तो लैंड एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि जिस पे जनरेशंस सर्वाइव कर सकती हैं। मतलब बहुत सारे इंस्टेंसेस है, आपको भी पता होगा कि दादाजी ने 10 लाख रुपए खरीदा था, 5 लाख रुपए खरीदा था, 1 लाख रुपए खरीदा था, आज उसकी वैल्यू करोड़ में है। तो रियल एस्टेट का वो पोटेंशियल है। अब हम बात करते हैं लैंड की। तो आई विल से कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, जहाँ तक मेरी रिसर्च है, जहाँ तक मेरा मानना है, टियर 2 सिटीज़ आर वेरी गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। अब टियर 2 में कौन सी सिटीज़ आ जाती हैं? फॉर एग्जांपल लखनऊ हो गया, आगरा हो गया, कानपुर हो गया। क्योंकि आई एम फ्रॉम दैट एरिया तो मुझे ज़्यादा पता है, हर स्टेट में अलग अलग टियर 2 सिटीज़ होते हैं। आप टियर 2 ऐसे समझ लो कि जहाँ पे मेट्रो आने वाली है, या फिर अपने एक्सपेंशन फेज में है, वो टियर 2 सिटीज़ कैटेगरी के अंदर आते हैं। आप जनरल एक ऐसा मान लो। अब उन सिटीज़ के अंदर ज़्यादा पोटेंशियल है टू ग्रो। टियर 1 के अंदर मुझे लगता है एक पीक जो है, वो ज़ाहिर-सी बात है, मैं फिर से वही बात पे आऊँगा कि बढ़ते हुए प्राइसेज़ के फ़ायदे निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। तो अभी दिल्ली, गुड़गाँव, एनसीआर बहुत ज़्यादा, अब यहाँ से 10 गुना नहीं हो सकता है प्राइस, राइट? एक बहुत बढ़ चुके हैं। अब अगर कोई प्लॉट लेट्स से 1 लाख रुपए का है, 2 लाख रुपए का है, तो वो जब तक 50 लाख रुपए का है, वो एक बायबल रेंज के अंदर है, एक अफोर्डेबिलिटी के रेट के अंदर है। जब वो दो 10 करोड़ का हो गया, 20 करोड़ का हो गया, वो एक बहुत
अफोर्डेबल वाली चीज़ से बाहर आ चुका है, तो उसके प्राइसेज़ वहाँ से 10x नहीं होंगे। बट अगर आप एक बहुत छोटा साइज़ का मतलब प्राइस पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वहाँ से ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है और ज़ाहिर-सी बात है स्टॉक्स की तरह ही है ना? आपने कुछ लैंड ऐसे भी होंगे आपके जो आपको इतना पैसा बना के नहीं दे पाएँगे, कुछ ऐसे होंगे जहाँ से भाई इतना डेवलपमेंट हो गया कि आपका प्राइस 10x हो गया, 20x हो गया। तो सर मुझे मुझे ऐसा लगता है रजत कि ना गवर्नमेंट ने जो इतना काम किया है रोड्स पे स्पेशली नितिन गडकरी जी ने, उससे प्रॉपर्टी की जो टियर 2 की जो ग्रोथ हुई है, वो बहुत हो गई है। मतलब आपको यहाँ से जो अभी दिल्ली देहरादून वाला खुला है, आप अक्षरधाम वाले पुल से चढ़िए, आप 20 मिनट में बागपत पहुँच जाएँगे। 21 नहीं लगेंगे आपको, 20 मिनट में बागपत पहुँच जाएँगे। जो आदमी इंडस्ट्रियल के लिए ट्रॉनिका जाता था, जहाँ लाख रुपए का रेट है, वहीं 35,000 रुपए में बागपत का रेट है। और ट्रॉनिका इज़ लीज़ होल्ड, वो फ्री होल्ड है। तो वो गैप खत्म कर दिया। अब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बना, कोई भी चीज़ बन रही है रोड्स की वजह से, कनेक्टिविटी की वजह से टियर 2 में मतलब आपकी रीच बहुत आसान हो गई है। 20-30 मिनट 1 घंटे में आप हर जगह पहुँच रहे हैं। 2 घ आप 3 घंटे में मसूरी पहुँच जाएँगे। तो वो आस-पास का देहरादून वाला एरिया कितना बूम हो गया है। तो मुझे लगता है कनेक्टिविटी ने बहुत टियर 2 को बढ़ाया है। करेक्ट। और कनेक्टिविटी जहाँ नहीं होती है ना, वहीं पे प्राइस का सैचुरेशन होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आज अपने ऑफ़िस में बैठा हूँ, मुझे यहाँ से घर जाने में लगते हैं लेट्स से 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, डिस्टेंस बहुत कम है। बट अगर मुझे बोले कि यही 45 मिनट्स में आप 30 किलोमीटर दूर घर ले लो, बट आप पहुँच जाओगे 45 मिनट्स में, ठीक है? क्योंकि एक एक्सप्रेसवे है जो हमने बना दिया है। आई एम रेडी टू मूव आउट। मैं ले लूँगा 30 किलोमीटर दूर, अगर मुझे आने में भी 30-40 मिनट ही लग रहे हैं। प्रॉब्लम तब होती है कि जब आप मूव आउट नहीं कर सकते हो, आपके लिए प्रॉब्लम अब जैसे एक बहुत जनरल फिनोमेना है कि प्रॉपर्टी के रेट उतने वहाँ सबसे ज़्यादा हाई होते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है। आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हो 10 किलोमीटर दूर जाना, तो आपको वहीं पे लेना पड़ेगा ऑफ़िस के पास। तो ये तो आपने बहुत सही बात कही कि अगर इंफ्रा फिक्स हो जाए, तो फिर लोग मूव आउट कर सकते हैं बाहर और एरियाज़ में रह सकते हैं और वहाँ से फिर कम्यूट कर सकते हैं क्योंकि कम्यूट ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब आप ईवी गाड़ी है सबके पास, पेट्रोल के चार्ज लगने नहीं है। 3,000 रुपए में 200 टोल मिल रहे हैं, 15 रुपए का टोल हो गया और रोड इतनी बन गई है आपको 40-50 मिनट में कहीं भी पहुँच जाओ। तो मेरे ख़्याल से उसमें आपको बाहर जाने में कोई दिक्कत होनी नहीं कोई चाहिए। दिक्कत मैं बताता हूँ, मैं आपने दिल्ली से मतलब एक बार मुझे आप एक्सप्रेसवे पे चढ़ा दो, तो मैं दिल्ली से लखनऊ जाना प्रेफ़र करूँगा, पर मैं गुड़गाँव से नोएडा आना प्रेफ़र नहीं करूँगा। क्योंकि इतना ट्रैफ़िक होता है, इतना दिमाग ख़राब होता है एंड जब एक्सप्रेसवे पे आ जाते हो, खुली रोड है, आपको हर 2 मिनट में ब्रेक नहीं लगाना है, आराम से आप गाने सुनते हुए जा सकते हो, बात करते हुए जा सकते हो, आप कुछ भी सोचते हुए जा सकते हो। अभी ट्रैफ़िक में इतना 2 घंटे लग जाते हैं। मेरा दोस्त है, वो नोएडा से गुड़गाँव जाता है, कहता है भाई 2 बॉर्डर पार करने पड़ते हैं। पहले हरियाणा से दिल्ली आओ, दिल्ली से यूपी आओ, कह रहा है हालत ख़राब हो जाती इतना है। फ्रस्ट्रेटिंग बहुत होता है मतलब अब मुझे ऑटोमेटिक गाड़ी हो, मैनुअल गाड़ी हो, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके पैर तो दुख जाने हैं। जैसे आप ज्वेलरी का काम करते हो, अब प्रॉब्लम क्या है स्पेशली फॉर यूथ जैसे अगर मेरे पापा या मम्मी लेने जाएँगे तो वो वहीं से गोल्ड लेंगे जहाँ से वो हमेशा से लेते आए हैं 10 साल से 20 साल से, मुझे नहीं पता कब से ले रहे हैं वो गोल्ड। बट अगर मैं गोल्ड लेने जाता हूँ, तो आई हैव 2 ऑप्शंस कि या तो मैं उनसे लूँ जहाँ से मेरे पेरेंट्स ले रहे हैं बट मैं उनसे मिला नहीं हूँ, आई डोंट ट्रस्ट देम। मैं ऐड देखता हूँ बड़े-बड़े ब्रांड्स के, बड़े-बड़े बैनर्स लगे होते हैं कि आप आओ ज्वेलरी लो, तो कहाँ से ज्वेलरी लेना ज़्यादा बेटर है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा ये। ये अब बड़े ब्रांड्स दोनों मतलब ईमानदार ऐसा कुछ नहीं है कि छोटे वाले गलत हैं या बड़े वाले दोनों अच्छे हैं, सब कुछ कहीं से भी आप एक बात बताइए कस्टमाइज़ेशन का ऑप्शन आपको जो छोटा ज्वेलर दे देगा, बड़ा नहीं देगा। आपको जो उधार का ऑप्शन है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लाख रुपए की चीज़ है, आपके 70,000 रुपए पड़े हैं, वो आपको कहेगा, "रोचित भाई 30,000 आ जाएँगे, घर से मँगवा लूँगा।" बट अब वहाँ पे आपको कोई नहीं देगा, वो कहेगा, "भाई साहब पहले पैसे दे दो, फिर आप सामान लेके जाना।" आप फॉर एग्ज़ाम्पल रिलायंस ज्वेलर्स ही लेते हैं, आप अब मुकेश अंबानी से तो मिल नहीं रहे, वहाँ एक मैनेजर से मिल रहे हैं जो 50, 60, 70, 80,000 रुपए का वहाँ पे एम्प्लॉयी है। आप अगर 3 महीने बाद जा रहे हैं, तो वो एम्प्लॉयी शिफ्ट हो सकता है। ओनर तो वहीं रहेगा ना, आप जो आपके पुराने आप जहाँ रहे हो, वहाँ ओनर तो आप मिल तो सकते हो। सर, आप ये समझिए आप गुची, प्राडा कोई भी आप ले रहे हैं, आप टी-शर्ट में, बैग में लोगो लगा होता है। ज्वेलरी में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपने तनिष्क से ली तो एक लोगो लगा हुआ है और आपने मतलब एक्स-वाई-ज़ेड ज्वेलर से ली तो लोगो लगा हुआ है। आपको सिर्फ हॉलमार्क देखना है। अगर आपका सामान हॉलमार्क है और वो ही मेकिंग में मिल रही है और चीज़ अच्छी मिल रही है, सब चीज़ आजकल सर एचयूआईडी हो गया है। एचयूआईडी से ट्रांसपेरेंसी हो गई है। आप एचयूआईडी आप अपना बीआईएस केयर की एप्लीकेशन खोलिए, वहाँ कोड डालिए 5 डिजिट का, आप एचयूआईडी चेक कर सकते हैं कि हॉलमार्क है या नहीं है। ट्रांसपेरेंसी पूरी हो गई है। बस ये है सर ब्रांड
ब्रांड में अब मतलब लोगों उन्होंने मार्केटिंग इतनी अच्छी करी हुई है कि वो ब्रांड की तरफ जा रहे हैं। वही 30% की चीज़ अगर आपको 6% में नॉन ब्रांड में मिल रही है, नॉन ब्रांड में समझा नहीं सर, गोल्ड तो हॉलमार्क ही है ना। ब्रांड का शब्द सिर्फ मार्केटिंग है उसमें। चीज़ क्वालिटी कुछ अलग नहीं है, गोल्ड तो गोल्ड ही है, 22 कैरेट में 92% का सोना उनके पास भी है, इनके पास भी है। बस ब्रांड का नाम जुड़ा हुआ है और कुछ भी नहीं है और उसमें लोगो भी नहीं दिख रहा आपका। और वहाँ कस्टमाइज़ेशन का ऑप्शन भी मिल रहा है आपको, उधारी का भी ऑप्शन मिल रहा है, 10 तरह की सर्विस मिल रही है, रिपेयर का ऑप्शन मिल रहा है, हर चीज़ का ऑप्शन मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से आप मतलब इसमें डिसाइड अगर आपके पेरेंट्स उस तरीके और आपको चीज़ें मिल रही हैं, वैरायटी मिल रही है और अच्छी मेकिंग में मिल रही है, तो आप जा सकते हैं सर नॉर्मल ज्वेलर्स पे भी। एंड ज्वेलरी बिजनेस के अंदर ये बड़े रिटेल कितने डिसरप्शन ला रहे हैं, एंड मैं ये क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने एक बात सुनी, कह रहा था कि भाई मेरे एरिया के अंदर 10 चश्मे की दुकानें थी और सब अच्छा कर रहे थे, सब अच्छा कमा रहे थे, सबका घर अच्छा चल रहा था। फिर एक लेंस कार्ट खुल गया, ठीक है? अब लोग लेंस कार्ट आने लग गए। जो 10 दुकानें पहले काम कर रही थी, अब वो नहीं कमा रहे हैं। लेंस कार्ट भी नहीं कमा रहा है, राइट? तो सिर्फ मार्केट डिस्टर्ब करा, पैसा वो भी नहीं बना रहे, दे आर आल्सो इन लॉसेस। बट वो हो गया कि भाई एक लेंस कार्ट खुल गया, या फिर एक जैसे अब आप ज्वेलरी ब्रांड के अंदर बोले, दे आर वेरी बिग ब्रांड्स। तो इनका कितना डिसरप्शन है मार्केट के अंदर? ये मेरा एक क्वेश्चन आपसे भी था। इसी बात से पहले एक एग्जांपल की तरह बताता हूँ आपको मैं। सर इंस्टामार्ट जो है इंस्टामार्ट 1000 करोड़ के लॉस में मेरे ख्याल से। ज़ेप्टो 1200 करोड़ का है और ब्लिंकिट का ज़्यादा नहीं है 100-200 करोड़ ही है लॉस। इन लॉस के चक्कर में कितनी लाखों किराने दुकानें बंद हो गई हैं। जो बेचारे रोज़ कमा के जाते थे, शटर अपने बच्चों को अच्छे से मतलब खिलाते थे, पिलाते आज वो लाखों दुकानें बंद हैं और वो रोज़ प्रॉफ़िट भी करते थे। मगर इन्होंने अपनी मार्केटिंग की वज़ह से कितना लॉस है सर। सर लॉस मेकिंग स्ट्रैटेजी से काम नहीं चलेगा फ्यूचर मुझे लगता है। आप अगर बर्न करके काम चला रहे हो कि यार लॉस कर लेते हैं, आगे कमा लेंगे, आईपीओ ले आएँगे, उसके बाद एंड में तो पैसे रिटेल इन्वेस्टर के ही जा रहे हैं ना। तो मुझे लगता है ये डिसरप्शन सिर्फ़ मेरे ख़्याल से कि एक आईपीओ क्रिएट करने के लिए जैसे एक लेंसकार्ट की आप बता रहे हो, ये सर डिसरप्शंस ये है कि आप 500 की चीज़ है, कॉस्टिंग 500 की है, 400 की बेचना शुरू कर देते हैं, है ना? ब्रांड बहुत बड़ी हो जाएगी, हमारे पास पैसा तो आ ही रहा है फंडिंग का, जब बड़ी हो जाएगी उसके बाद कमा लेंगे। वो आगे की सोच के कमा रहे हैं, इतने में जो छोटा दुकानदार है वो खत्म होते जा रहा है। अब मार्केट के अंदर एक नया आया है गोल्ड, जिसको बोलते हैं रोज़ गोल्ड। गोल्ड तो मुझे पता है क्या रेट चलता है, क्या प्राइस चलता है। अब रिसेंटली मेरी मदर को पसंद आया रोज़ गोल्ड। अब ये क्या डिफरेंट है? क्या प्राइस सेम लगता है, अलग है? क्यों नाम क्या ऐड हो गया रोज़? रोज़ गोल्ड ना गोल्ड ही है। सिर्फ़ इसका अलॉय का कलर का डिफ़रेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल 14 कैरेट की आप चीज़ लेके आ रहे हैं, उसमें 58.50% सोना ही है। 14 कैरेट में 58 पॉइंट मगर जो बाकी का जो मेटल अलॉय यूज़ किया हुआ है, रोज़ गोल्ड में कॉपर ऐड करते हैं अलॉय ज़्यादा जिससे वो पिंकिश कलर आ जाता है। ऐसी व्हाइट गोल्ड है। व्हाइट गोल्ड में जो अलॉय यूज़ किया जाता है उसमें हम निकल ऐड कर लेते हैं या पैलेडियम एक मेटल होता है वो ऐड कर लेते हैं तो व्हाइट कलर ज़्यादा दिखता है। है गोल्ड वही हॉलमार्क उसमें भी वही उसमें भी है। अब जैसे 22 कैरेट है उसमें रोज़ और व्हाइट नहीं आ सकता। सिर्फ़ 14 और 18 में आ सकता है क्योंकि आप समझिए 22 कैरेट में 92% सोना है। 8% अलॉय यूज़ इतना कर ही नहीं पाएँगे जो कलर आ पाए। 58-50 में या 76% 18 कैरेट में अलॉय यूज़ हो जाएगा। कॉपर हो जाएगा जिससे रोज़ हो जाएगा और पैलेडियम या निकल करेंगे तो व्हाइट हो जाएगा। है गोल्ड ही, सिर्फ़ आपका कलर का फ़र्क है जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है रोज़ गोल्ड। रोचित जी जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन बहुत अच्छा लगता है देखने में। इंस्टाग्राम पे आता है कि यार इतने करोड़ रुपए छाप लिए एक दिन में, बीएमडब्ल्यू में घूम रहे हैं लोग, मर्सिडीज़ में घूम रहे हैं और दुबई में घूम रहे हैं, रोलेक्स की घड़ियाँ पहन रहे हैं, कोर्सेज़ बेच रहे हैं अपने और मैंने देखा खुद लॉस में है और कोर्सेज़ से कमा रहे हैं। तो ये फ्यूचर ऑप्शन में है क्या ये चक्कर? फ्यूचर ऑप्शंस में आप ये समझिए इशू जी कि करने वाले से ज़्यादा कराने वाला पैसे कमाता है। एंड जो लोग ये आप देखते हो गाड़ियों से घूमते हैं, रोलेक्स लेते हैं, दे आर 0.3% कमाने वाले। ये लोग नहीं कमा रहे हैं। ये बस आप समझो प्रमोटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि आप ये एफएनओ करो, एक नशा है जो आप करो। कौन कमाता है? सबसे ज़्यादा कमाते हैं ब्रोकर्स। मैं आपको 3 ब्रोकर्स बताता हूँ, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स ग्रुप। लास्ट 1 साल का रेवेन्यू इज़ 12,000 करोड़। और ये तभी पैसा कमाते हैं जब आप एफ&ओ करते हो, जब आप इंट्राडे करते हो। अगर आप इन्वेस्ट करोगे इनको कोई कमीशन ब्रोकरेज नहीं जाता है, क्योंकि 0% ये लिख के देते हैं भाई, 0% ब्रोकरेज है हमारी डिलीवरी पे। उसके बाद आ जाते हैं, चलो ये तो कंपनीज हो गई। एक्सचेंज, बीएसई एनएसई का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मैं बता रहा हूँ, रेवेन्यू छोड़ दो आप, 8,000 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट है। इन्हें भी छोड़ दो, ये भी तो कंपनी हो गई ना। सरकार पे आते हैं। लास्ट 1 साल के अंदर गवर्नमेंट ने 50,000 करोड़ रुपए का एसटीटी कलेक्ट करा है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। और सबसे ज़्यादा एसटीटी वही पर एक पे करता है जो ट्रेडिंग करता है। आप अगर आज 1 लाख रुपए का शेयर लोगे तो आपको 200 रुपए का एसटीटी देना होगा।
कोई बड़ी बात नहीं है। बट वही अगर आप 1 लाख रुपए का दिन में 5 बार खरीदो, आपका 1000 रुपए का हो गया। आप रोज़ इतना बड़ा-बड़ा क्वांटिटी सेल करोगे, आपको और ज़्यादा एसटीटी देना पड़ेगा। तो हर इंसान कमा रहा है फ्रॉम दिस मशीनरी एंड सबसे ज़्यादा किसने कमाया? गवर्नमेंट ने कमाया एंड ब्रोकर्स ने कमाया, एक्सचेंजेस ने कमाया एंड देन आल्सो पीपल हू आर प्रमोटिंग इट, पीपल हू आर इन्फ्लुएंसिंग, वो भी कमा रहे हैं, बट वो एक बहुत ही सरफेस लेवल पे। और बात रही कि पैसा बनता है, नहीं बनता है, इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल कैपेसिटी। ट्रेडिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर इंसान नहीं कर सकता है। अगर आपका खुद पे इमोशनल कंट्रोल नहीं है, अगर आप खुद से क्लैरिटी नहीं है, मतलब इफ़ यू आर नॉट कि भाई आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, आपको पैसे से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, तो फिर आप नहीं कर सकते हो। आप चाहे जिससे सीख के आ जाओ, आपको वॉरेन बफेट सिखा दें, है ना? या फिर आपको इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडर सिखा दे, और अगर आपका खुद के दिमाग पे कंट्रोल नहीं है, खुद के इमोशंस पे नहीं है, तो आप जितना भी पैसा है सारा ज़ीरो कर दोगे बिकॉज़ ऑफ योर इमोशन। तो पहली बात, आप ट्रेडिंग तभी करो, फिर चाहे वो एफ-एन-ओ हो, इंट्राडे हो, स्विंग हो, जब आपका दिमाग कंट्रोल में है कि भाई ये मेरे लिए पैसा है और मतलब ये मेरे लिए सिर्फ़ एक नंबर है। एंट्री एग्ज़िट पता होनी चाहिए। एंट्री एग्जिट पता होना चाहिए और ये मेरे लिए एक नंबर है, इसके ऊपर या नीचे जाने से मेरी इमोशनल स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हुँ, और वो पड़ेगा। पड़ेगा, शुरू में पड़ेगा। शुरू में पड़ेगा, वही चीज आपको मास्टरी करनी है। हुँ, मतलब आज आपने ट्रेडिंग करी है, एफएनओ करी है, ऑप्शन करी है, आपका प्रॉफिट हुआ है, आपका लॉस हुआ है, या आपका चेहरा देख के अगर किसी ने बता दिया, हुँ, आप लॉस मेकिंग। हुँ, आज अगर आपका 1 लाख भी प्रॉफिट हुआ है, तो आपका रिएक्शन वैसा ही होना चाहिए जब आपको लॉस हुआ था। लॉस हुआ। ये नहीं कि भाई आप प्रॉफिट हो गया तो आज तो भाई पार्टी ये देगा। बहुत सही बात बोली आपने। तो ये और इट इज़ नॉट ओनली अबाउट ट्रेडिंग, इट हुँ, इज़ अबाउट एवरी एक्सपेक्ट। अगर आप बड़ा करना चाहते हो ज़िंदगी में, आपको थोड़ा-सा डिटैच होके काम करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क ऑन योर प्रोसेस। इमोशंस पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा और आपको प्रोसेस जैसे बनाने पड़ेंगे। जैसे अगर आप बिज़नेस भी कर रहे हो, यू हैव नो कंट्रोल ओवर कि भाई आज इस महीने कितना प्रॉफिट होगा या इस महीने कितना लॉस होगा। आप उन चीज़ों पे काम करोगे ना जिस पे आप कब काम कर सकते हो। अपने क्लाइंट्स से बात करोगे, आप अपना बिज़नेस अच्छा रखोगे, आप अपनी सर्विस अच्छी रखोगे। तो सेम कम्स इन ट्रेडिंग कि भाई आपका प्रॉफिट कब होगा? जब आप सिस्टम से काम करोगे, अपना प्रोसेस अच्छा करोगे, जब आप मार्केट में अच्छी रिसर्च करोगे, ये सारी चीज़ें करोगे, देन दिस इज़ द आउटकम। आउटकम से डिटैच होके आपको प्रोसेस पे काम करना पड़ेगा, और ये सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में। और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, मुझे ये लगता है, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, वो सिर्फ ट्रेडिंग से नहीं, वो इंसान हर चीज़ में पैसा बना सकता है, बिकॉज़ ही इज़ रेयर। जैसे होता नहीं है, जो आईआईटियंस होते हैं, वो अच्छा कर ही लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आईआईटी के अंदर उन्हें कुछ पढ़ा देते हैं तो वो अच्छा कर लेते हैं। दे आर टॉप 0.5% ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्होंने इतना टफ एग्ज़ाम क्रैक करा है। मतलब दे आर वेरी हाई इंटेलिजेंट पीपल, और अगर उनको थोड़ा बहुत ईक्यू भी अच्छा है उनका, तो वो ज़िंदगी में अच्छा कर ही जाएँगे। तो वो ऐसा नहीं कि आईआईटी में स्टार्टअप्स बनाना सिखाते हैं, नहीं, वो हैं अच्छे लोग। तो ट्रेडिंग के अंदर इंसान जो प्रॉफ़िट बना रहा है, वो कुछ भी लाइफ़ के अंदर कर सकता है, बिकॉज़ उसके पास इस डेडिकेशन का इतना ज़्यादा अच्छा माइंड है। और मुझे लगता है इसलिए ट्रेडिंग स्टार्ट करनी भी चाहिए लोगों को, ताकि थोड़ा-सा इमोशन कंट्रोल सीखो। बट अगर लॉसेस होते हैं, क्विट कर दो, है ना? मतलब ठीक है, 10,000, 20,000, 50,000 स्टॉप, ठीक है? 1 लाख, रुक जाओ। कुछ है जो आप गलत कर रहे हो और मेबी आपके लिए ट्रेडिंग नहीं बनी हुई है। उसको ना बढ़ने नहीं दो, उसको गैम्बलिंग मत बनाना कि नहीं डालूँगा, निकाल लूँगा। मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं, यशु जी, कि रुचित आप हमें ट्रेडिंग कैपिटल दे दो, वी हैव लॉस्ट, हमारा इतना लॉस है, बट हम रिकवर कर देंगे अगर आप हमें पैसा दे दो। मैं कहता हूँ भाई आपका ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है, मैं आपको पैसा कैसे दे सकता हूँ और क्यों ही दूँगा? तो एक तरीके से ये ट्रेडिंग से लोग निकल के एक ईगो वाली चीज़ पे आ जाते हैं कि वो ये ईगो कैसे वाली। मेरा पैसा लेके जा सकता है मार्केट, और अब मैं इसको बताता बस एक हूँ, बार रिकवर हो जाए, बस एक रिकवर बार हो हो जाए, जाए। फिर छोड़ दूँगा, चाहे एक बार, वो एक बार नहीं होता कभी। सर 90% ट्रेडर्स आज ट्रेडिंग छोड़ देंगे। 90 नहीं, 99% ट्रेडर्स आज ट्रेडिंग छोड़ देंगे अगर वो ब्रेक इवन पे आ जाएँ। हर इंसान इसलिए ट्रेडिंग कर रहा है, स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है, क्योंकि बस वो, उसे पैसे नहीं कमाने हैं, उसे बस अपना लॉस रिकवर करना है। और सर 100% है, अगर 99% ब्रेक इवन पे आ भी गए ना, वो ट्रेडिंग नहीं छोड़ेंगे, गारंटी है। हाँ। उसके बाद लगेगा बस थोड़ा-सा और। सर ये एक लालच है ना, ये हमेशा रहता है हाँ। कि यार बस अब इतना करके पक्का निकल जाऊँगा, पक्का वाला होता ही नहीं है। और जिसने पक पक्का सोच रखा है, वही वाली आपकी वाली बात है, इमोशंस पे कंट्रोल है, तो हो ही जाएगा काम। हो ही जाएगा। तो ये मेरे लिए है, और बात रही लोगों की, भाई देखो, लोग हर चीज़ में आपको बोलेंगे ट्रेडिंग भी करो, लोग तो आपको 10 बुराइयाँ हैं जो करने के लिए वो करेंगे ना, आपको खुद एक लॉजिकल माइंड है,
आप वो लगा के सोचो कि भाई जो इंसान मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो इंसान मुझे गाड़ी दिखा रहा है, रोलेक्स दिखा रहा है, क्या वो ट्रस्टेबल है? नहीं है। आप उस हिसाब से काम करो, क्या सही, क्या गलत आपको खुद एक जज करना चाहिए, उसमें आप कि कोई क्या करेगा? रोचित जी, हम 2026 में आ गए हैं। अब 2025 में सब चीज़ों ने रिटर्न दिया, लैंड ने दिया, इक्विटी ने भी ठीक ठीक था और आपका ये गोल्ड सिल्वर ने तो बूम करा ही है। बिटकॉइन, क्रिप्टो जो हम बात करें नेगेटिव रहा है। तो क्रिप्टो के बारे में बताइए, लोगों को क्रिप्टो करेंसी में जाना चाहिए तो कैसे जाना चाहिए? किस तरह इन्वेस्ट करना चाहिए और अपना पोर्टफोलियो के कितने परसेंटेज उसमें लगाना चाहिए? अभिषेक जी, बिटकॉइन में क्या है, क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर मैं काफ़ी टाइम तक, क्योंकि इक्विटी का इंसान होता है, तो कुछ टाइम तक वो अवॉइड करता है हर एक चीज़, जिसको सेलेक्टिव अवॉइडेंस बोला जाता है, कि भाई जो चीज़ आपके मतलब की नहीं है, आप उसे इग्नोर ही कर दोगे। आप उस चीज़ को मानोगे ही नहीं। अब जैसे आपके केस में अगर मैं बोलूँ कि भाई जो ये वाले ब्रांड होते हैं, बड़े-बड़े अच्छे ज्वेलरी देते हैं, तो यू आर ऑलवेज़ से कि भाई नहीं, एंड वो एक सबका होता है। अब जो इंसान इक्विटी में काम करता है, वो बोलेगा क्रिप्टो तो खराब होते हैं। जैसे वॉरेन बफेट बोलते हैं क्रिप्टो हैज़ ज़ीरो वैल्यू। चार्ली मुंगर भी सेम बोलते हैं। हर इक्विटी का बड़ा इन्वेस्टर बोलता है कि इट हैज़ नो वैल्यू। मेरा भी यही मानना था। 2022 में मैं लॉजिकली एक दिन बैठा और उस टाइम पे क्रिप्टो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा था। मैंने कहा क्या होगा क्रिप्टो में? आज बिटकॉइन है, आज इथीरियम है या सोलाना है, क्या होगा इसका? मैंने दिमाग में ये आया, या तो ये 50 साल बाद 100x होगा या तो ज़ीरो होगा। या तो बिटकॉइन ऐसा होगा 50 साल बाद कि जिसने लिया था आज वो, उसकी घर चेंज हो गया, उसकी गाड़ी चेंज हो गई, उसकी बोलने का तरीका चेंज हो गया। या तो क्रिप्टो बिटकॉइन दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम होगा। अगर ज़ीरो होता है तो दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी पोंज़ी स्कीम बन जाएगी। तो मैंने सोचा कि अगर ऐसा होता भी है तो उसका पार्ट होने में क्या प्रॉब्लम है? कल को अगर हमारा भी पैसा गया तो हम भी याद करेंगे कि हाँ, हमारा पैसा गया था, बिटकॉइन में लगाया था। बट आई थॉट कि यार अमाउंट छोटा होना चाहिए, या वो अमाउंट होना चाहिए जो मेरे लिए मैटर नहीं करता। तो मैंने एक एक्स अमाउंट 2022 के अंदर डाल के छोड़ दिया है। वो आज 3-4x हो जाता है, कभी 7x हो जाता है, अभी मार्केट गिर गया तो अभी कम हो गया होगा। मैं उसे तभी खोलता हूँ जब क्रिप्टो मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। मेरा ऐप ही वन मैं 2022 में इन्वेस्ट करा, 23 में चला ही नहीं और नीचे गिर गया। तो आईफ़ोन में क्या होता है, जब आप ऐप यूज़ नहीं करते तो धीरे अपने आप ही हट जाता है। फिर जब क्रिप्टो चलना स्टार्ट हुआ, मैंने इंस्टॉल करा, अच्छा चल रहा था। बीच-बीच में देखता था, अभी नहीं का ख फिर खराब परफ़ॉर्म कर रहा है, देखना छोड़ दिया, क्योंकि लिए वो अमाउंट मैटर नहीं करता है। या तो अब वो यही है। आपने अलग छोड़ दिया कि ठीक है, बस वो अलग है, देखेंगे बाद में, अब कुछ अ, मतलब आपकी आपके इमोशंस कंट्रोल नहीं कर रखे उस अमाउंट ने। हाँ, कुछ वो नहीं है। स्पेयर अमाउंट है, आज खत्म अगर तो खत्म। आज अगर आपने मुझे बोला कि भाई बिटकॉइन 10% गिर गया है, मैंने बोला ठीक है। आपने बोला 10% बढ़ गया, भाई इमोशनल डिटैचमेंट, 10% बढ़ गया, ठीक है। कौन-सा बढ़ गया, तो मुझे उससे कोई गाड़ी खरीदनी थी कि भाई चलो विथड्रॉ करते हैं। मैं विथड्रॉ भी नहीं कर रहा, क्योंकि इट हैज़ पोटेंशियल टू गो 100x। हो गया तो अच्छी बात है, वरना हमारी मेरी बाकी चीज़ें तो चल ही रही हैं, इक्विटी तो है ही है। तो बिटकॉइन इज़ नॉट मेड फॉर बिग इन्वेस्टमेंट्स, अ, और ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते हो। इवन यार मैं बड़े-बड़े क्रिप्टो एक्सपर्ट्स को जानता हूँ, क्रिएटर भी मिलते हैं। आज अगर वो 1 करोड़ रुपए लगाना है ना, तो वो इंडियन मार्केट के अंदर ही लगाएँगे। क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी है ना। आपको पता है इंडेक्स 5% गिर जाएगा, 10% गिर जाएगा, ज़ीरो तो नहीं होगा। बट बिटकॉइन गिर सकता है। मगर आज लगाना हो तो इज़ दिस द राइट टाइम? कुछ कुछ भी पोर्शन लगाना हो, इज़ दिस द राइट टाइम? अगर अच्छी चीज़ है, तो आप कभी भी खरीदो। मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का आईपीओ आता है 1986। उस टाइम पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कपड़ा बनाती थी। विमल ब्रांड था। आपको लगा कि भाई नहीं इन्वेस्ट करना है। अगर आपने कर दिया होता तो आज आपके पास करीब 18 करोड़ रुपए होते, 10,000 करोड़ रुपए की वैल्यू। आपने बोला कि भाई नहीं इन्वेस्ट करना है मुझे। 1991 के अंदर दे एंटर्ड इनटू पेट्रोकेमिकल बिज़नेस। अभी भी वो पेट्रोल क्रूड ऑयल रिफाइनिंग नहीं कर रहे हैं, पेट्रोकेमिकल जो प्रोडक्ट होते हैं पेट्रोल के, उसको बनाना स्टार्ट करा। तब इन्वेस्ट कर दिया होता तो आज करीब 10-11 करोड़ रुपए होते। और आपने कितने टाइम का वेट करा? 5 साल का वेट करा, तब भी 11 करोड़ रुपए होते। 1996 में इन्वेस्ट करा होता जब दे एंटर्ड इनटू रिफाइनरी बिज़नेस। वो एक बड़ा चेंज शिफ्ट था फ्रॉम अ कपड़ा ब्रांड टू अब भाई रिफाइनरी चलाएँगे। तब इन्वेस्ट करा होता तब भी आज 6-7 करोड़ रुपए होते। 2002 में करा होता तब भी 3 करोड़ रुपए होते। 2016 में करा होता जब जियो लॉन्च करा होता तब भी 4-5 गुना बना लिया होता। तो अच्छी चीज़ में कभी भी इन्वेस्ट करा होता तो पैसा बना लिया होता। टाइटन का स्टॉक अगर ₹2 से 4,000 रुपए हुआ है, तो आपने ₹2 पे खरीदा, 5 पे खरीदा, 20 पे खरीदा, 50 पे खरीदा, क्या फ़र्क पड़ता है? तो अगर बिटकॉइन $1,00,000 है, $80,000 है, $70,000 है, यहाँ से 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन जाने वाला है।
क्या फ़र्क पड़ता है आप इस साल खरीदो, अगले साल खरीदो, क कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन लॉन्ग टर्म की। तो ये तो सोचना ही नहीं चाहिए कि भाई महँगा है, अभी खरीद लिया होता आपने 1 महीने पहले 25% डाउन होता, क्या फ़र्क पड़ रहा है? वही पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ना जो आपके लिए वैल्यू नहीं करता है। तो मेरे लिए दिस इज़ द मोस्ट रियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन जो भी इंसान इन्वेस्ट करना चाहता है। और मैंने एक तो ये भी सोचा था, मैं थोड़ा फ़िल्मी हो जाता हूँ जब मैं ज़्यादा डिसीज़न मेकिंग नहीं हो पाती है। मैं बोलता हूँ कि भाई कल को मेरे बच्चे ये ना बोलें कि पापा ने बिटकॉइन नहीं लिया था। तो थोड़ा लेके हाँ, डाल देते हाँ। कि कल को कोई फिर ये ना ये ना बोले बोले यार ये रह गया। कि आपने इक्विटी करते रह गए और बिटकॉइन तो ऐसे रहे। क्योंकि हो सकता है भाई मैं हाँ, इतनी रिसर्च करता हूँ, इतना हाँ, सब कुछ करता हूँ एंड हाँ। हो सकता है बिटकॉइन अगर 100x निकल गया, तो मेरे तो फिर ये हो जाएगा कि क्या फ़ायदा इतना नॉलेज होने का। तो मैंने वो तो करके डाल दिया कि भूल जाओ, छोड़ते हैं, देखते हैं क्या होगा। अगर किसी को करना भी हो, जैसे हमने बात करी बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी लेनी हो, तो किस माध्यम से लें? क्या तरीका है? किस तरीके से लें और ये लेजिटिमेट तरीका है गवर्नमेंट की नज़रों में? हम किस तरह से वो कर सकते हैं? देखो, डोंट यूएसडीटी ये जो है, एक नया वर्ड आया है, इससे दूर रहो, ठीक है? अगर आपने ये करा तो मनी लॉन्ड्रिंग एंड पता नहीं क्या-क्या केसेस आप पे बन सकते हैं एंड आपको मैं सच बता रहा हूँ बाल पकड़ के लेके जाएँगे घर से। ठीक है? तो इन सारी चीज़ों से दूर रहो कि भाई दूसरी कंट्री में भेज दो, है ना? यूएसडीटी में पेमेंट ले लो। ये बहुत आजकल चलता है कि भाई यूएसडीटी ले लो ये। भाई जहाँ आपने सुन लिया ना यूएसडीटी, ऐसा नहीं है हर यूएसडीटी इल्लीगल ही होता है। बट वहाँ हाथ जोड़ लेना कि भाई ये तो नहीं करना है। ठीक है? अब आते हैं लेजिटिमेट तरीके की। गवर्नमेंट ने कभी भी नहीं बोला है कि क्रिप्टो इज़ अ लीगल टेंडर। बट गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि भाई हम इस पे टैक्स लेंगे। तो वो क्या हो गया ग्रे एरिया के अंदर आ गया। ना लीगल रहा ना इल्लीगल रहा। कोई ये भी नहीं बोल सकता लीगल है, कोई ये भी नहीं बोल सकता इल्लीगल है। टैक्स लेंगे तो अगर आप किसी चीज़ पे टैक्स ले रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि यू डोंट एक्नॉलेज इट, यू एक्नॉलेज इट कि अच्छा क्रिप्टो से इनकम करी है आपने, टैक्स दे दो। मतलब ये तो नहीं बोला कि क्रिप्टो से इनकम करी है तो आपको हम हथकड़ी पहनाएँगे, आपको जेल नहीं, क्रिप्टो से इनकम करी है, टैक्स दे दो। टैक्स देने के लिए देयर आर एफआईओ रजिस्टर्ड ब्रोकर्स इंडिया के अंदर बहुत सारे। आप गूगल करोगे आपको लिस्ट आ जाएगी। कॉइन डीसीएक्स, मुद्रेक्स, कॉइन स्विच, मेरा किसी से कोई एसोसिएशन नहीं है, आप खुद रिसर्च करो। ये सारे लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ पे जब आप अकाउंट ओपन करते हो आपको पैन कार्ड लगता है। मतलब सारी इन्फॉर्मेशन आपकी गवर्नमेंट को जा रही है। पीछे ना कुछ लोग वज़ीर एक्स में फँस गए थे। तो उसमें अब डर लगता है लोगों को कि यार वज़ीर एक्स में जैसे 1 डेढ़ साल, 2 साल लोगों के ब्लॉक रहे, जो भी हुआ उनके साथ, तो कहीं यही पैसा लेके तो नहीं भाग जाएँगे? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो आपका सबसे पहले बात आती है कौन पैसा लेके नहीं भागेगा। जो सेबी के ज्यूरिसडिक्शन में आता है। आप ईटीएफ में पैसा डालो, नहीं लेके भागेगा क्योंकि सेबी उसको मॉनिटर करेगा कि भाई ना लेके भागे। आपका बैंक पैसा लेके नहीं भागेगा क्योंकि आरबीआई मॉनिटर करता है कि ये ना लेके भागे। अलाउ ही नहीं करेगा कि भाई ऐसी कोई आप शेडी एक्टिविटी करो। लिस्टेड कंपनी आपका पैसा कुछ लेके भाग जाती है बट ऑल्दो देयर इज सेबी जो उसको प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करता है। क्रिप्टो को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? हु इज़ द मॉनिटरिंग अथॉरिटी? कोई नहीं है। ब्रोकर के पास ऐसा नहीं है कि ब्रोकर उससे गवर्नमेंट कुछ रिपोर्ट माँगती है कि भाई कितना कस्टमर आया है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे भी एससीबी ने बोला कि भाई ये जो थर्ड पार्टी ऐप्स जो आपको गोल्ड खरीदवा रहे हैं, ये रेगुलेटेड नहीं है। सेबी ने इतना बोला है कि कल को अगर पैसा लेके भाग जाएँ हमसे मत बोलना, हमारी ज़िम्मेवारी नहीं है। हमारी जैसे ज़िम्मेवारी। शेयर्स तो डीमैट अकाउंट में रहते हैं। हाँ, अब को जो क्रिप्टो है वो कोई डीमैट तो है नहीं। वो तो उन्हीं के पास समझ लो आपने पैसा रखवा रखा है। कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये तो बिल्कुल आपने देयर इज़ नो श्योर शॉर्ट वे कि भाई आपका पैसा सेफ है। क्रिप्टो मतलब रिस्क। क्रिप्टो मतलब रिस्क और क्रिप्टो में अगर आप सेफ्टी ढूँढ रहे हो तो भाई आप फिर गलत जगह हाथ-पैर मार रहे हो। तो एफआईयू कंप्लायंट ब्रोकर्स हैं, आप उनसे अकाउंट ओपन कर सकते हो। वहाँ पे पैन कार्ड लगा हुआ है, तो आप जो भी ट्रांज़ैक्शन कर रहे हो वो गवर्नमेंट की नज़र में, इनकम टैक्स की नज़र में है और अगर आप लॉस करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका लॉस। बट अगर आप प्रॉफ़िट करते हो तो 30% गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो बस इतना है। बात हुई क्रिप्टो की। एसआईपी कर के लोग मतलब ऐसा लगता है कि एसआईपी भी कर रहे हैं, लमसम ही कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई पैसा निकालें कैसे? अब एसडब्ल्यूपी का तरीका समझाइए सर, एसडब्ल्यूपी है क्या लोगों को? अब देखिए एसडब्ल्यूपी उनके लिए जिन्होंने एसआईपी करते हुए 10-20 साल हो गए हैं या फिर उन्होंने इतना पैसा कमा लिया है। अब कितना पैसा होना चाहिए एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करने के लिए? मिनिमम 1 करोड़ रुपीस। ठीक है, 1 करोड़ रुपए है अगर आपके पास तो आप एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करो, कम से भी कर सकते हो डिपेंडिंग कि आपका यूज़ केस क्या है। मैं यूज़ केस ये बोल रहा हूँ कि भाई आपके पास 1 करोड़ रुपए हो गया है, अब आप काम नहीं करना चाहते हो, अब आप जॉब नहीं करना चाहते हो और अब आप इसी पैसे से अपनी ज़िंदगी चलाना चाहते हो।
आपने वो 1 करोड़ रुपए अरेंज करने के लिए हो सकता है 20 साल एसआईपी करी हो सकता है आपने सेविंग करी हो सकता है आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची हो, वहाँ से आपका 1 करोड़ रुपए का अमाउंट आया, कहीं से भी आया। अब आपने बोला कि भाई मैं इस 1 करोड़ रुपए को मार्केट में इन्वेस्ट कर दूँगा। लेट्स से मार्केट ग्रोस अराउंड 12% एवरेज। किसी साल करेगा, किसी साल नहीं करेगा, किसी साल ज़्यादा करेगा, किसी साल कम करेगा। तो वी आर कैलकुलेटिंग 12% कैगर कि भाई इतना तो करेगा ही करेगा, और जो देता है निफ्टी ने भी लास्ट 20-25 सालों में 13.5% रिटर्न तो दिए ही है। सेफ साइड 14%, 12% लेके सेफ चले। साइड 12% ले लिया, इससे कम तो क्या ही देगा। अब आपने ये बोला कि भाई मैं इसमें से हर महीने कुछ अमाउंट विथड्रॉ करूंगा या फिर हर साल करूंगा, डिपेंड कि आप जो चाहते हो। 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करा है तो 1 करोड़ रुपए का 12% 1,12,000 12 लाख रुपए हो जाए। 1 करोड़ 12 लाख रुपए मतलब 12 लाख रुपए आपका एक्स्ट्रा इनकम आया। अब आप इसमें से कितना विड्रॉ करना चाहते हो? आप पूरा 12 लाख रुपए करना चाहते हो? अगर आप पूरा करना चाहते हो, आप पूरा भी कर सकते हो, वो 1 करोड़ रुपए आपका इंटैक्ट रहेगा। द बेस्ट थिंग इज़ कि आप पूरा 12 लाख ना करो, आप 8-9 लाख रुपए करो, 3 लाख रुपए री-इन्वेस्ट हो जाएँगे। कंपाउंड होता चला जाएगा क्योंकि महँगाई भी तो बढ़ेगी। आज आप 80,000 में कर सकते हो, 10 साल बाद नहीं 80,000 रुपए पूरे पड़ेंगे आपके। तो इस तरीके से एसआईपी एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करी जा सकती है, और ये उनके लिए है जो बेसिकली रिटायर होना चाहते हैं, या फिर जैसे मैं बोलता हूँ कि एसआईपी करो आज। आई से कि भाई 30 साल के लिए करो। लोग बोलते हैं 30 साल बाद हम क्या करेंगे? मैं कहा भाई आज जो लोग 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, वो क्या कर रहे हैं पैसे का? वो खर्च नहीं करते, उनके क्या खर्चे खत्म हो जाते हैं 60 साल पे। मुझे लगता है 60 साल पे 50 साल पे तो और ज़्यादा खर्चे होते हैं कि हुँ, आपको शादी करनी है, हुँ। बिज़नेस सेटअप कराना है बच्चे का, या फिर एन नंबर ऑफ हेल्थ के लिए भी, हर चीज़ हेल्थ के के लिए लिए। बहुत पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। इफ़ यू आर यंग तो अगर पैसा नहीं भी है तो आप एक कहीं भी हॉस्टल लेके ₹2000 का रह के रह सकते हो। यू कैन हुँ, सर्वाइव, बट एट हुँ। 50 इफ यू डोंट हैव मनी तो आप क्या करोगे? तो मैं बोलता हूँ भाई 30 साल एसआईपी करो, 20 साल करो, एंड आपके पास फ्यू करोड़ होंगे, 5 करोड़, 10 करोड़ डिपेंडिंग कि कितना एसआईपी आपने करी है। अब 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए हैं, 30 साल बाद उसकी वैल्यू नहीं होगी 10 करोड़ रुपए, बट कुछ वैल्यू तो रखता होगा 2-3 करोड़ रुपए आज का। अब आप उस पैसे से क्या शुरू करो, एसडब्ल्यूपी शुरू कर दो। अब आप अगर 60 में हो, अपने आपका एक मेडिकल एक्सपेंस होगा हर महीने का ठीक-ठाक, आपका रेंट या घर है, जो भी है, तो आपका वो खर्चा चलता रहेगा। और पैसा कभी भी खराब नहीं होता है ना? 60 पे 5 करोड़ रुपए अकाउंट में होना वर्सेस ना होना, तो मुझे लगता है हर इंसान बोलेगा कि भाई हो तो ज़्यादा ही बेटर है ना? भले मेरे यूज़ नहीं आएगा तो मेरी आगे वाली जनरेशन के लिए आ जाएगा, बट इट इज़ ऑलवेज़ बेटर। तो मैं सबको ये बोलता हूँ कि एसडब्ल्यू का यूज़ केस तब करना है जब आप पैसे अब आप काम नहीं करना चाहते हो, अब आप रिटायर होना चाहते हो एंड यू वांट टू एक्सट्रैक्ट इनकम फ्रॉम दैट फंड, तो ये बेस्ट केस सिनेरियो है। थैंक यू रोचित जी। आप आए, 21 साल की उम्र में आपने जो ज्ञान लिया है, यंगेस्ट आप वन ऑफ द यंगेस्ट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बने हैं और ऑडियंस देख रही है कि 21 साल की उम्र में क्या नहीं कर सकते हम। थैंक यू सब सो कुछ मच कर ऋषि। सकते हैं करना चाहें तो। थैंक यू दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। जय श्री कृष्ण।